हेलो गाइस, दिस इज़ नायरा सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स हब। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था, हमने बिज़नेस इन्वायरमेंट और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अब हमारा बाकी है आपका अकाउंटेंसी का वीडियो अपलोड करना। तो इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी का बनाएंगे, जो भी 11th और 12th क्लास के जितने भी बेसिक्स हैं और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम आपको आज क्लियर करा देंगे। गाइस, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे बेसिक चीज़ अगर हमें अकाउंटेंसी में पढ़ना है तो वो होता है कि अकाउंटेंसी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो गाइस, यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में दिया हुआ है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट और दूसरा होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी कि अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होता है ये एकदम रेगुलर बेसिस पे होता है, ये हर बिज़नेस को करना ही करना पड़ता है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कुछ चॉइसेस होती हैं, जो बिज़नेस मतलब कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं और कुछ बिज़नेस का ऐसा होता है कि वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होता है वो हर किसी को मानना पड़ता है, उसको इसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो गाइस, अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में देख लेते हैं। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है गोइंग कंसर्न, यानी कि हम कोई भी एक्टिविटी अपने बिज़नेस में कर रहे हैं तो हमें ये मान के चलना है कि जो हमारा बिज़नेस है वो बहुत लंबे समय तक चलते रहना वाला है, ठीक है गाइस। और दूसरा है हमारा कंसिस्टेंसी, यानी कि जो भी हम मेथड्स यूज़ करते हैं उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है। मान लीजिए मैंने कंपनी स्टार्ट की और मैंने पहला ये वाला मेथड यूज़ किया, तो फिर मुझे हमेशा रेगुलर बेसिस पे उसी मेथड का यूज़ करना है, किसी दूसरे मेथड का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तीसरा है हमारा एक्रूअल। एक्रूअल का मतलब होता है गाइस कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, जो भी हम पैसे का लेन देन करते हैं, जिस टाइम पे करते हैं उसी टाइम लिख देना होता है, ठीक है। भले ही हमें पैसा मिला हो या ना मिला हो, लेकिन हम उसे लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस महीने बिजली का बिल देना है, ठीक है, तो ये मेरा खर्चा हुआ है, ये मैं तुरंत अपने बुक्स अकाउंट में लिख दूँगी कि हाँ, मेरा इस महीने का खर्चा 5,000 हुआ, ठीक है। अब भले ही मैं इस चीज़ को अभी नहीं दे रही हूँ, मैं 2 महीने बाद दे रही हूँ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन लिखना मुझे आज की तारीख में है और अभी लिखना है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा एक्रूअल बेसिस हो जाता है। तो गाइस, हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट में आपको 3 चीज़ बताई, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। तीनों का शॉर्ट में बता दें तो मतलब पहला हमारा बिज़नेस हमेशा चलते रहना चाहिए। दूसरा, हम जो भी मेथड यूज़ करना है रेगुलर बेसिस पे उसी मेथड को यूज़ करना है, दूसरा मेथड फिर यूज़ नहीं करना है। और तीसरा, हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हमें तुरंत अपने बुक्स में लिख देना है, ठीक है। भले ही हम उसका पेमेंट करें या ना करें। या फिर अगर पैसे की बात करें, मान लीजिए हमारे पास आज की तारीख में इतना पैसा आने वाला था, ठीक है, तो भले ही हमें वो पैसा मिले या ना मिले, हमें उस तारीख में वो चीज़ें लिख देनी है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब आगे देख लेते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पहला जो है हमारा वो है बिजनेस एंटिटी। गाइस, बिजनेस एंटिटी को हम सेपरेट लीगल एंटिटी भी कहते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि हमें ये मान के चलना है कि जो हमारी कंपनी का मालिक है वो एक अलग पर्सन है, ठीक है, और बिज़नेस को, हमारा जो कंपनी है उसको एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन मान के चलना है, ठीक है। ये नहीं करना है कि हमारा जो मालिक है वही हमारा बिज़नेस है, नहीं। बिज़नेस को एक अलग तरीके से एक इंसान समझ के उसको अपने मालिक से भी अलग करके हमें ये समझना होता है कि बिज़नेस एक पर्सन है और जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उस पर्सन के अंडर में हो रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसे में उस कंपनी का जो ओनर है वो अगर अपनी कंपनी से पैसा लेता है या अपने कंपनी में पैसा देता है तो वो एक तरह से उसका क्रेडिटर और डेटर कहलाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने अपनी कंपनी से पैसा कुछ ले लिया अपनी ज़रूरतों के लिए, तो ठीक है, उस टाइम पे अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा डेटर कहलाएगा कि हाँ, अब उसने मुझसे पैसा लिया तो उसे मुझे पैसा देना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा मनी मेज़रमेंट। ये कहता है कि हमारे बिज़नेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हमें ये चीज़ ध्यान में रख के करना है कि सारे ट्रांजैक्शंस कितने होने चाहिए, मनी के टर्म में होने चाहिए, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन उधारी में या किसी और चीज़ में नहीं चलना चाहिए। जितने भी ट्रांजैक्शन मनी टर्म में होंगे उसी को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। गाइस, हमारा जो जनरल पीरियड होता है वो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, लेकिन अकाउंटिंग का जो पीरियड होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये कहता है कि जितने भी बिज़नेस हमारे हैं
उसमें हमें अपना ये जो अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च यही लेके चलना होता है। ठीक है गाइस, इसी वजह से जितने भी बिज़नेस होते हैं सबका जो बुक्स होता है वो क्लोज़ कब होता है, वो 31 मार्च को क्लोज़ होता है। ठीक, आगे हमारा दिया हुआ है फुल डिस्क्लोज़र। गाइस फुल डिस्क्लोज़र ये कहता है कि जितनी भी जानकारी हो, ठीक है, जितनी भी हमारे बिज़नेस से रिलेटेड की जानकारी है, पैसे की लेन देन की, सामान के लेन देन की जितनी भी जानकारी है, उन सारी जानकारी को हमें अपने बुक्स में लिखना चाहिए। ठीक है, ये जो फुल डिस्क्लोज़र है इसके कहने का ये मतलब है कि जितनी पूरी जानकारी है वो सारी जानकारी लिख डालो। अब नेक्स्ट है हमारा मटेरियलिटी। मटेरियलिटी जो होता है ये इसके एक्सेप्शन केस होता है। मटेरियलिटी कहता है कि फुल डिस्क्लोज़र की तरह हर चीज़ मत लिख डालो। ठीक है, इसमें क्या है कि चीज़ों को छांटो कि क्या चीज़ तुम्हारे काम की है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उन्हीं को तुम लिखो। ठीक है, अब बाकी जो नेगलेक्ट करने वाली चीज़ है उन्हें नेगलेक्ट कर दो। गाइस नेक्स्ट है हमारा प्रूडेंस, या फिर हम इसे कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं। ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमम इसी से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इसका जो लॉजिक है ये सबसे डिफरेंस है। ठीक है गाइस, ये कहता है कि हमारे फ्यूचर में जो भी लॉस होने वाले हैं, यानी कि मुझे लगता है कि हाँ फ्यूचर में मुझे इस चीज़ का लॉस होगा, तो उसका हिसाब तुम अभी से करना शुरू कर दो। ठीक है, उसके लिए तुम अभी से पैसे बचाना शुरू कर दो। ठीक है, उसका हिसाब तुम अभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख डालो। लेकिन अगर तुमको लगता है कि फ्यूचर में तुमको प्रॉफिट होने वाला है तो उसे नेगलेक्ट कर दो। ऐसा नहीं कि अगर हमारा फ्यूचर लॉस था तो हमने पैसे बचाए, तो अब लग रहा है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होना, तो भाई खूब पैसे उड़ाओ, हमें प्रॉफिट होने वाला नहीं। कंजर्वेटिव कहता है कि सारे फ्यूचर लॉसेस को रिकॉर्ड करो, बट जितने भी फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं उनको इग्नोर कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट ये कहता है गाइस कि हमारा जो हमने जो भी चीज़ें खरीदी है, मान लीजिए हमने लैंड ख़रीदा है, तो हमने जिस टाइम पे ख़रीदा था, जिस प्राइस में ख़रीदा था, उसी प्राइस पे हमारा जो अपना अकाउंटिंग है उसे करना है। ठीक है, भले ही उस लैंड की प्राइस बढ़ी या घटी हो, लेकिन हमें उसी टाइम की प्राइस को लेना है जिस टाइम पर हमने जिस प्राइस में ख़रीदा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। तो ये गाइस ये कहता है कि हमारा जो जितना रिवेन्यू हमारे पास आता है, जितना प्रॉफिट हमारे पास आता है, ठीक है, उस प्रॉफिट में से जितना भी हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, उन सबको घटाने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है, हमेशा उसी को हमें अपना प्रॉफिट मानना चाहिए। ठीक है गाइस, लास्ट है हमारा डुअल एस्पेक्ट। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये डुअल एस्पेक्ट करता है कि हर चीज़ का, आप जो भी ट्रांजैक्शन करो, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने मशीनरी परचेज़ करी है, मशीनरी को ख़रीदा है, तो मशीन आपके पास तो आई, ठीक है, लेकिन आपके पास से कुछ गया। क्या गया? वो गया आपका पैसा। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई चीज़ आती है तो आपके पास कुछ ना कुछ जाता है। यही होता है 2 एस्पेक्ट। ठीक है, इसी के बेसिस पे हमारा डबल एंट्री सिस्टम चलता है, डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है गाइस, तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल बता दिया। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बेसिक से आता है, 11th क्लास का यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और वैसे और सब किसी में से उतना ज़्यादा नहीं आने वाला। ठीक गाइस, नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग रेशियो से ये जितना टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं MCQ के। तो अकाउंटिंग रेशियो से आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर 4 तरह के रेशियो होते हैं। पहला होता है आपका लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा होता है सॉल्वेंसी यानी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है गाइस, तीसरा होता है एक्टिविटी रेशियो, और चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे पहले हम लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा 2 तरह का होता है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम CR इक्वल टू CA अपॉन CL बोलते हैं। ठीक है गाइस, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आपको पता ही होंगी क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इतना तो अब बेसिक तो मैं उतना क्लियर नहीं कर सकती हूँ, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो सारी चीज़ें बता सकती हूँ। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्विक रेशियो, जिसका फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। गाइस, क्विक एसेट कैसे मतलब निकलेगा आपका, तो जब हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्विक एसेट आ जाता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट रेशियो देखते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, जिसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। ठीक है, इन चारों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहला हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकलेगा, टोटल एसेट में से शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए टोटल एसेट में से करंट और नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट आ जाएगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। गाइस शेयर होल्डर फंड का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कैसे निकलेगा। ठीक है, टोटल एसेट में से करंट और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करके। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट। गाइस आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट का फॉर्मूला मैंने निकालना सिखा दिया था कैसे आपको निकलेगा। ठीक है, टोटल एसेट टू डेब्ट का यही फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। पीबीआईटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स निकालने के लिए गाइस, जैसे कि आपका यहाँ पे पीबीआईटी दिया हुआ है अमाउंट और कॉस्ट के बाद। ठीक है, तो अगर आपको टैक्स और इंटरेस्ट दिया हुआ है तो उन सबको ऐड कर लें तो पीबीआईटी निकल जाएगा। ठीक है, और अगर जो कॉस्ट हुआ दिया होगा उसको माइनस कर लेंगे तो आपका पीबीआईटी निकल जाएगा। नेक्स्ट रेशियो पे जाते हैं, जो हमारा एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो चार तरह के हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, दो तरीके से निकलता है। सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं, या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस कैरेज प्लस वेज प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस को सबको ऐड करके क्लोजिंग इन्वेंट्री से माइनस कर दे। ठीक है, और फिर उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड करके दोनों को 2 से डिवाइड कर दे, आपका एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवर। क्रेडिट सेल का फॉर्मूला होता है टोटल सेल माइनस कैश सेल। ठीक है, उसके बाद हम एवरेज ट्रेड रिसीवर का फॉर्मूला देखते हैं तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवर प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवर अपॉन 2। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ये एकदम ट्रेड रिसीवर जैसा है। इसमें क्या होता है, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला होता है टोटल परचेज, यहाँ पे अपॉन दिया हुआ है गाइस, यहाँ पे माइनस कैश परचेज होगा। और एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे जो अपॉन दिया हुआ है गाइस, इसकी जगह यहाँ पे होगा माइनस। ठीक है, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में देखते हैं नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट सेल कैसे निकलता है गाइस, सेल में से जब सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट सेल निकल जाता है। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जब हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल होता है वो निकल जाता है। ठीक है गाइस। लास्ट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें से हम सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि यही दो आता है, बाकी बीच का जो 3 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल माइनस क्या होगा आपका, सेल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमको नेट सेल निकालना हो तो सेल माइनस सेल्स रिटर्न, मैंने आपको बताया ही था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। गाइस पीबीआईटी मैंने आपको बता चुका है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा। गाइस यहाँ पर हमारा अकाउंट्स का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। गाइस आपको ये बता दें कि डीडीयू के एंट्रेंस एग्जाम में एमसीक्यू आने वाला है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप वगैरह से लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं देगा। ठीक है गाइस, आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू में देगा, और वो भी 2 घंटे का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा सॉल्व करने के लिए भी नहीं देगा। छोटे छोटे टॉपिक्स उठाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक्स आपसे पूछेगा। सो इसीलिए मैंने आपको जितने भी क्लास 11th के इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं और जो भी क्लास 12th के वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट और अकाउंट्स कंप्लीट हुआ। ठीक है, यानी कि मान के चले आपका 60 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट में हम आपको बैंकिंग के बारे में बता देंगे। ठीक है, बैंकिंग देखिए गाइस, बैंकिंग तो हमारा जो इकोनॉमिक्स में चैप्टर है बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, उससे हम पढ़ा देंगे, लेकिन कभी कभी बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भारी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। सो उतना हम क्वेश्चन वगैरह में देख के आपको वो भी एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करा देंगे। ठीक है गाइस। सो अभी के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।